Okay, so welcome to another lecture. And my goal today is to finish this chapter on electric potential. और जो हमारा पहला टॉपिक है वो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे पास सिंपली जो पोटेंशियल की हमने डेफिनेशन देखी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसी भी एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होती है, वो हमने देखा है कि उसको हम इस फार्मूला से डिस्क्राइब कर सकते हैं V इक्वल्स के क्यू डिवाइड बाई आर। ओके, अगर आप इस फार्मूला के ऊपर गौर करें तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की इम्प्लीकेशन देता है और उसको इस मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे इस फार्मूला के लिए आप Q की ये वाली वैल्यू लें जो 1.11 नैनो कूलम है, और फिर हम मुख्तलिफ डिस्टेंसेस ले सकते हैं चार्ज से और उन डिस्टेंसेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स टेक दिस वैल्यू ऑफ Q, और फिर अगर हम देखें कि R इक्वल्स 0.1 मीटर जो कि 10 सेंटीमीटर बनता है, इस फासले के ऊपर अगर हम इस फार्मूला को यूज़ करें तो हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो 100 वोल्ट आती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं जो चार्ज से ज़्यादा दूर है, लेट्स से वो 20 सेंटीमीटर के फासले पे है, तो उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 50 वोल्ट आती है। और इसी तरह अगर आप फासला बढ़ाते जाएं तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। ऑफ कोर्स यही हमारी डेफिनेशन थी जब हमने रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी के ऊपर लिया था, तो हमें पता था कि इन्फिनिटी के ऊपर हमने पोटेंशियल को ज़ीरो किया हुआ है। तो आप जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते हैं पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। और यहाँ पे आता है इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप इन वैल्यूज़ को प्लॉट करें तो हमारे पास ये वाली डायग्राम आती है। ओके, अब अगर आप इस फार्मूला के ऊपर गौर करें तो जो पोटेंशियल है ये बजाते खुद स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, और इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और चार्ज की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है बिकॉज के इज़ अ कांस्टेंट। तो हमने चार्ज को फिक्स कर दिया और फिर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इस चार्ज से हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी विच मीन्स कि हमें किसी ख़ास डायरेक्शन में चार्ज से दूर नहीं जाना, कि ये सिंपली हमें ये बता रही है कि हम अगर चार्ज सेंटर में पड़ा हुआ है तो उससे किसी भी सीमत में मूव करें तो पोटेंशियल की वैल्यू एट सेम डिस्टेंस सेम होगी। और इस तरह हमारे पास अगर हम जो पहला डिस्टेंस है जो R1 है तो उसको अगर ड्रॉ करें तो हमारे पास एक सर्कल आता है। अगर आप इसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करें तो ये हमारे पास एक सफ़ेयर आता है। ओके, तो इट्स लाइक चार्ज के अराउंड हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और उस पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर, एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, उस पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर जो हमारे पास चार्ज है ना, जो पोटेंशियल है ना, वो 100 वोल्ट है। सिमिलरली जब आप 20 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर जाते हैं तो अगेन आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस आती है सेंटीमीटर के फासले पर, और उस पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट है इस केस में। और इसी तरह अगर आप एक तीसरा डिस्टेंस लेते हैं लेट्स से 30 सेंटीमीटर के ऊपर, आई हैवंट कैलकुलेटेड दैट बट लेट्स अज्यूम दैट कि उसके ऊपर आपके पास जो पोटेंशियल है वो 25 वोल्ट आता है, तो देयर वुड बी अ थर्ड सरफेस। ओके, अब आपको पता है कि सरफेस जो है इट्स लाइक इट्स 2 डायमेंशनल स्फेरिकल सरफेस। तो आप सेंटर से किसी भी सीमत में आर फासला मूव करें जो कि उस स्फीयर का रेडियस कहलाता है, तो आप उस सरफेस के ऊपर जा पहुंचेंगे। ओके, इसका मतलब है कि उस पूरी की पूरी 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। और चूंकि पोटेंशियल की वैल्यू पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर कांस्टेंट है, इसी वजह से ये जो सरफेस जनरेट होती है ना इस तरीके से, इनको इक्विपोटेंशियल सर्फेस कहते हैं। आई मीन इट्स इक्विपोटेंशियल सर्फेस इज़ अ जनरल नेम जो हमारे पास ऑफ कोर्स अगर 3 डायमेंशंस की आप बात कर रहे हैं तो चूँकि एक सफ़ेयर बनेगा और सफ़ेयर की सरफेस जो है वो 2 डायमेंशनल होती है, तो इसलिए हम इसको सरफेस कहते हैं। अगर आप 1 डायमेंशनल केस कंसीडर करेंगे तो आप उसको यूँ भी कह सकते हैं कि दीज आर इक्विपोटेंशियल लाइंस। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस या इक्विपोटेंशियल लाइंस वो सर्फेस होती हैं, ये वो लाइंस होती हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। दैट्स इट, दैट्स द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेस, कि ये वो सर्फेस हैं, ये वो लाइंस हैं जिनके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। एंड इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट।
Okay, now there's one important question to address at this point, और वो क्वेश्चन ये है कि जब हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन की थी तो हमने पोटेंशियल एनर्जी और वर्क को भी पोटेंशियल की फॉर्म में डिफाइन किया था, या पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी और वर्क की फॉर्म में डिफाइन किया था। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या बनती है कि वर्क हमारे पास क्या आएगा। तो अगर आप वर्क को देखते हैं तो वर्क का हमारे पास जो फार्मूला है वो इक्वल होता है Q टाइम्स डेल्टा V। इसका मतलब ये है कि आप चार्ज Q को मूव कराते हैं इन सम रीजन वेयर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको मूव करवाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, दिस डेफिनेशन। ओके, कि आपके पास चार्ज Q है और उसको आप किसी रीजन में मूव कराते हैं जिस रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट्स इट। अब हमने देखा है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो होता है, because potential is constant, it has same value on the entire surface, and so जो change in potential है, जो potential difference है वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी चार्ज को मूव करवाएं किसी ख़ास सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी वो दोनों पॉइंट्स सरफेस के ऊपर हैं, तो आप कोई वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज इस इक्वेशन की रूह से जो डेल्टा V है वो ज़ीरो आएगा। आप जिस पोटेंशियल की वैल्यू से चले हैं, जब तक आप उसी ख़ास सरफेस के ऊपर रहते हैं, जो चेंज इन पोटेंशियल है वो ज़ीरो आएगा। एंड देन इट डजंट रियली मैटर कि आप किधर गए हैं दरमियान में, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल एनर्जी जो है या वर्क जो है, ये चीज़ें एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पाथ इंडिपेंडेंट है। तो इट डजंट रियली मैटर कि आप बीच में कहाँ गए हैं। फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास ये जो मेरा आईपैड की सरफेस है, इट्स एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसके ऊपर कोई चार्ज पड़ा है, मैं उस चार्ज को मूव करवा के पहले समहाउ चांद के ऊपर लेके जाता हूँ और फिर उसको वापस इसी सरफेस के ऊपर किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके आ जाता हूँ, तो जो मैं वर्क करूँगा वो ज़ीरो होगा, बिकॉज आई एंडेड अप ऑन द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वेयर आई स्टार्टेड, एंड सो पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो, एंड सो द वर्क डन ऑन ज़ीरो। तो द इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तक आप किसी सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर रहते हैं और चार्ज को मूव करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है, आप कोई काम नहीं करते। और उसको आप इधर से देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये मैंने ऑफकोर्स HRK से बुक लिया, तो हमारे पास 4 इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं। पोटेंशियल VA टॉप वाली सरफेस के ऊपर है, फिर VB, VC और VD। तो हर सरफेस के ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन विद इन द सेम सरफेस, ऑन द सेम सरफेस पोटेंशियल जो है वो सेम है, और सो पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक सरफेस के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है पहली एग्जांपल में कि हमारे पास ये पॉइंट है कोई, ठीक है, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक इस रास्ते के ज़रिए चार्ज को मूव करवा के लेके आते हैं, तो इस केस में हमारे पास जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा, बिकॉज यू स्टार्टेड ऑन सरफेस 1, यू एंडेड अप ऑन सरफेस 2, सो वर्क डन ज़ीरो। तो इसको बेशक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मी यूज़ रेड कलर। तो इस केस में हमारे पास जो वर्क है ना वो ज़ीरो है। लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हम ये वाला सिनेरियो लेते हैं। चार्ज started on surface VC, then it went to surface VD, ठीक है। तो तीसरी सरफेस से स्टार्ट करके C सरफेस से इसने स्टार्ट किया है, फिर उस बीच में चौथी सरफेस के ऊपर चला गया है, बट देन इट केम बैक एंड एंडेड अप एट सम अदर पॉइंट ऑन द सेम सरफेस, सरफेस C। तो इस केस में भी हमारे पास जो वर्क डन है वो ज़ीरो है, बिकॉज the charge has ended up on the same surface, so work done is zero. Let's take the third example। और थर्ड एग्जांपल हमारे पास ये है, चार्ज जो है वो सरफेस A से स्टार्ट करता है और वो सरफेस B के ऊपर जाके रुक जाता है। सो अब चूंकि सरफेस A और सरफेस B के दरमियान सम नॉन ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में हमारे पास जो वर्क होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट थ्रू दिस फार्मूला कि जितनी चार्ज की मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाइड बाई द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सरफेस। एंड फाइनली आप ये चौथी एग्जांपल लें, तो इसमें थर्ड सरफेस के ऊपर चार्ज स्टार्ट करता है, इट पासेस थ्रू फोर्थ सरफेस, प्रॉब्ली इट टचेस द थर्ड सरफेस विच इज़ VC, एंड देन इट एंडेड अप ऑन द सेकंड सरफेस विच इज़ सरफेस VB। और इस केस में भी चूँकि उसने सरफेस VA से स्टार्ट किया है या पोटेंशियल VA से स्टार्ट किया है, VB के ऊपर उसने ख़त्म किया है, तो इस केस में भी हमारे पास जो वर्क होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, और ये किसके इक्वल होगा,
Q times the potential difference between surface A and surface B. So this is the whole idea of equipotential surface and what are their implications in regard to कि आप कितना वर्क करते हैं. तो मेन पॉइंट इज़, जो जस्ट कंसेप्चुअल पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि as long as you stay on the same surface, the net amount of work done in moving a charge from one point to another point on the same surface is zero. And if you move from one surface to another surface, and if those two surfaces are at a different value of potential, then you have to do some amount of work. That's it. That's the entire idea of equipotential surfaces. Now let's check the relation of equipotential surfaces to the electric field. कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सर्फेस जो हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं. सो दिस डायग्राम, अगर आपको याद हो तो ये डायग्राम मैंने तब ड्रा की थी जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फार्मूला ड्राइव किया था उनको रिलेट करने का. एंड यानी आप अगर पोटेंशियल दिया हुआ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं. एंड फॉर रेफरेंस, क्योंकि मैं सेम फाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ऊपर जाता हूँ 2 लेक्चर पहले जहाँ मैंने ये ड्राइव किया था, ताकि रेफरेंस के तौर पे आपको दिखा सकूँ कि ये चीज़ हम पहले करके आए हैं जी. ये था, ये रहा, टॉपिक का नाम था फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल, और ये वो डायग्राम है जो मैंने कॉपी की हुई है और यहाँ पे मैंने ये फार्मूला ड्राइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल से कैसे रिलेटेड है. तो अब मैं सिर्फ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस और फील्ड लाइंस के दरमियान रिलेशन देखना चाहता हूँ. ओके, तो मैंने सेम डायग्राम नीचे कॉपी कर ली है. एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस डायग्राम में हमने क्या था कि हमने कहा था कि हमारे पास 2 सर्फेसेस हैं, ये 2 लाइंस है. अगेन लेट्स नाउ वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस. तो अब हम देखें, इस डायग्राम को देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ना हमारे पास, आप इसको लाइन ही समझ लें बिकॉज इट लुक्स लाइक अ लाइन. ओके, तो ये लाइन जो है ना, इट्स एन इक्विपोटेंशियल लाइन एंड उसके ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो V है. दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल लाइन और इसके ऊपर पोटेंशियल की एक मुख्तलिफ वैल्यू है, बट on this line it has a constant value and that value is V plus delta V. और फिर हमने ये देखा था कि जब हम चार्ज को मूव करवाते हैं, इस चार्ज को इस पॉइंट से ओके लेट मी गिव दिस पॉइंट अ नेम, इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मूव करवाते हैं. लेट मी कॉल इट पॉइंट 2 हेयर. तो जब हम इसको पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मूव करवाते हैं, इस डायरेक्शन में ये जो एरो है ना, ये हमें उस चार्ज की मोशन की डायरेक्शन दे रहा है, DR, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली एक्ट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास जो डायरेक्शन आती है ना, वो ये वाली आती है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारे पास चार्ज है. ओके, और चूंकि हमारे पास चार्ज जो है ये परपेंडिकुलर मूव करता है बिटवीन दीज 2 इक्विपोटेंशियल लाइंस, तो यहाँ से हमारे पास जो आइडिया आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल लाइंस के या इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के हर पॉइंट के ऊपर. ओके, इवन अगर हम वापस जाएं और उस दूसरी एग्जांपल को लें जिसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया था, ये वाली डायग्राम जो है, अगर हम इस डायग्राम को कंसीडर करें तो इस डायग्राम में भी जब हमने वर्क कैलकुलेट किया था तो हमने कहा था कि इस पाथ के अलॉन्ग कोई वर्क नहीं होता, इस पाथ के अलॉन्ग हमारे पास कुछ वर्क होता है, इस पाथ के अलॉन्ग वर्क नहीं होता, क्योंकि ये जो हमारे पास पाथ था ना, ये कर्व्ड पाथ था. इस पाथ के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है DS के या DR के. और DR जो DS था, अगर आप इस D पॉइंट से चलते हैं पॉइंट B तक, तो जो हमारा DR है ना वो इस डायरेक्शन में है. और हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि इसके परपेंडिकुलर है तो इनके दरमियान एंगल 90 है और वर्क डन 0 होता है इस D से B तक. तो आपने देखा कि DS जो है या DR जो है अब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है या लाइन के ऊपर है, उसके पैरेलल है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इस केस में भी हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर आ रहा है. जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इंट्यूटिवली बताना चाहता हूँ, और ऑफ कोर्स इट्स एन इंट्यूटिव पॉइंट, वो ये है कि जब आप इक्विपोटेंशियल लाइन कंसिडर करते हैं या सरफेस कंसिडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर, आप कोई भी पॉइंट पिक कर लें अपनी मर्जी का, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है. ओके, अगर ये परपेंडिकुलर ना होता, ओके लेट्स टेक अ काउंटर एग्जांपल जिसके बारे में मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि इट्स अ प्रूफ बाय निगेशन, दैट यू वांट टू प्रूव समथिंग, यू टेक द अपोजिट ऑफ दैट क्लेम. फॉर एग्जांपल मैं क्लेम ये कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। दिस इज़ माई क्लेम, दिस इज़ माई असर्शन, आई वांट टू प्रूव इट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका अपोजिट कंसीडर करता हूँ और प्रूव करता हूँ कि अपोजिट जो है वो दुरुस्त नहीं है। दैट्स कॉल्ड द प्रूफ बाय निगेशन। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, और फिर मैं देखता हूँ कि अगर मैं ये अजम्पशन लेके जो रिजल्ट निकालता हूँ वो रिजल्ट सही नहीं आता, विच मीन्स माई ओरिजिनल अजम्पशन that electric field is perpendicular to the equipotential surface was right. Okay, so let's take the counter example. फर्ज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि इसका कोई ऐसा कंपोनेंट भी है जो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल है। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ अ कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन. Okay, this is some component of electric field which is on the equipotential surface or parallel to the equipotential surface. तो अगर हम ये अज्यूम कर लें तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगेगी, राइट? यानी अगर हमारा चार्ज जो है, लेट मी शो विद द चार्ज विद द सेम कलर। चार्ज अब हमारा इधर पड़ा हुआ है, ये है अब हमारा चार्ज। मैं इसको लिख दूँ, दिस इज़ क्यू, और मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ अ कंपोनेंट विच इज़ पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका मतलब है कि अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर ऑफ कोर्स फोर्स लगाएगा। तो ये चार्ज जो है, जो ये वाला चार्ज है, अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करेगा, और अगर ये मूव करता है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ वर्क कर रहा है। ओके, तो इस असर्शन से लेट मी राइट इट हेयर, इस असर्शन से हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, जो मैंने यहाँ पे असर्शन ली है, रिज़ल्ट ये आता है कि वर्क इज़ नॉन ज़ीरो। Okay, because electric field has some value parallel to the surface, and if it has some value parallel to the surface and there's a charge on the surface, electric field is going to apply a force on that charge, right? We have seen that. और उस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ वर्क होगा, because it's going to cover some distance, so there's going to be non-zero value of work. बट अभी हमने देखा है कि जो वर्क की डेफिनेशन होती है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, जो वर्क की डेफिनेशन है वो क्या है? just charge moving through some potential difference. Okay, now we have considered, हमने ये लिया है कि ये वाला जो चार्ज है ये इस सरफेस के ऊपर मूव करता है या इस लाइन के ऊपर मूव करता है, और हम अभी ये तो हमने शुरू में असर्शन ली थी कि इस लाइन के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स्ड है, और अगर पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स्ड है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं चार्ज को मूव करवाता हूँ तो हमारे पास वर्क डन ज़ीरो आना चाहिए, बिकॉज डेल्टा वी इज ज़ीरो, एंड सो दिस वर्क डन शुड बी ज़ीरो। ओके, तो ये हमें निगेट कर रहा है ये वाला रिजल्ट जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जो उस डेटा के ऊपर बेस्ड है जो हमने अज्यूम किया है प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले। ये वाला रिजल्ट हमें बता रहा है कि वर्क डन ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो असर्शन हमने ली है, जो हमने अपनी तरफ से अज्यूम की है कि let's say electric field has some component parallel to the surface, parallel to the equipotential surface, इसका मतलब है कि ये assertion ठीक नहीं है, which only means that electric field can have only and only one value which is perpendicular to the equipotential surface. And so the main result of this discussion is कि electric field जो है ये हमेशा ही perpendicular होता है equipotential surface के, कोई भी पॉइंट लें। सो here's an example, again I copied this diagram from book and these are some configurations और उसकी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं। तो ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली डायग्राम है ये वाली, वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, दीज ब्लैक लाइंस, ब्लैक एरोज गोइंग आउटवर्ड, दीज आर द फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड ये जो रेड डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं, ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं। अगर आप इसको स्फेरिकल इमेजिन कर लें, ऑफ कोर्स अब आप फिजिसिस्ट हैं तो आपको चीज़ों को इमेजिन करना सीख लेना चाहिए। तो अगर आप इसको स्फेरिकल इमेजिन कर लेते हैं तो इट्स गोना बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरता है, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस at that point. So here's a sheet of charge, हम sheet of charge को भी पढ़ के आए हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट आउटवर्ड होती हैं दोनों डायरेक्शन में। ओके, तो इस केस में हमारे पास जो इस केस में हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस थी ना वो सफेयर्स थे।
ओके, या फिर अगर आप इक्विपोटेंशियल लाइंस की बात करते हैं तो वो सर्कल्स हैं। इस डिस्क के केस में, इन्फिनिट डिस्क के केस में या इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के केस में हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हैं ना, वो उसी शेप की सर्फेसेज हैं जिस शेप की हमारे पास डिस्क है। या फिर इस केस में अगर आप इसी डायग्राम की एग्जैक्टली बात करते हैं तो इट्स लाइक इक्विपोटेंशियल लाइंस, दे आर स्ट्रेट लाइंस। और इसमें तो आप ऑफ कोर्स वाज़े देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस क्रॉस करते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड फाइनली वी हैव एग्जांपल ऑफ अ डाइपोल, वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ब्लैक एरोज हैं और जो सरफेस हैं दे बिकम मोर इंटरेस्टिंग। ओके, तो अब आप देख सकते हैं, और अब आप ये भी देख सकते हैं कि सरफेस जो हैं वो चार्ज के इर्द गिर्द कंसेंट्रिक भी नहीं है। विच कंसेंट्रिक का मतलब ये है कि अगर आप ये देखें ना, इस वाली डायग्राम को देखें तो ये सरफेस जो हैं ये चार्ज के इर्द गिर्द कंसेंट्रिक हैं, विच मीन्स कि हर सरफेस को आप इंडिविजुअली कंसीडर करें तो चार्ज उस सरफेस के सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस सरफेस को कंसीडर करते हैं, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो सर्कल नज़र आ रहा है, तो अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ इसको कंसीडर करें और चार्ज को देखें तो वो उसके सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है। अब अगर आप इस सर्कल को कंसीडर करते हैं तो चार्ज इसके भी सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन डाइपोल के केस में अब ये कंसेंट्रिक, इसको कहते हैं कंसेंट्रिक होना, कि चार्ज और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है दे आर कंसेंट्रिक। इस केस में, डाइपोल के केस में, दे आर नॉट कंसेंट्रिक। फॉर एग्जांपल अगर आप ये पहले वाली सरफेस देखें तो ये तो कंसेंट्रिक है चार्ज के साथ, लेकिन अगर आप इस वाली सरफेस को देखें तो ये कंसेंट्रिक नहीं है, विच मीन्स कि इस चार्ज का इस पॉइंट से फासला जो है ज़्यादा है कंपेयर टू दिस पॉइंट, सो दे आर नॉट कंसेंट्रिक एनीमोर। तो जितनी भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड कन्फिगुरेशंस आती जाती हैं, आपके पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, उनकी अपनी ज्योमेट्री कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, just remember one thing, electric field lines and equipotential surfaces, wherever they cross each other, they will make an angle of 90 degrees with each other, and this is all there is to know. So this was some intuitive concepts. I mean, there's no mathematics in them, you just have to know these things make sense जो भी assertions दी गई हैं. So that's it, but this is very important topic. And now let's move on to deal with one final topic. I mean, this is gonna be final in a sense के हम हमेशा से ही ऐसे ही डील करते आए हैं, चाहे कोई फील्ड आया है, चाहे फोर्स आई है, चाहे कुछ भी, कि उसको हम मटेरियल्स के लिए, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स और इनके लिए डील करते आए हैं। तो अब चूँकि हमने पोटेंशियल को बाकी हर तरह के कन्फिगुरेशंस के लिए देख लिया है, तो अब हम पोटेंशियल को देखते हैं कि कंडक्टर्स के केस में पोटेंशियल जो है वो कैसे बिहेव करता है। तो कोई भी कंडक्टर जो है वो दो तरह की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, और ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं लास्ट चैप्टर में। और पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो किसी भी शेप के कंडक्टर के इंटीरियर में ज़ीरो होता है। ठीक है, आप कोई सफ़ेयर ले लें या कोई भी और शेप का कंडक्टर ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके इंटीरियर में ज़ीरो होगा उसकी सरफेस। और दूसरा ये कि अगर आप कोई एक्सेस चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर के ऊपर, अगेन किसी भी शेप के कंडक्टर के ऊपर, तो सारे का सारा चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर जाके रिजाइड करता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, विच मीन्स दैट देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ चार्जेस एनी मोर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम की एनर्जी है वो मिनिमम होती है, और जो चार्जेस हैं दे ट्राई टू स्टे एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज दे कैन, यानी एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं, और इस दूर रहने की कोशिश में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के पॉइंट के ऊपर चार्जेस की मूवमेंट जो है वो कंडक्टर में नहीं होती, और चूँकि वो सरफेस के ऊपर होते हैं तो इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, और इसी कन्फिगुरेशन को आप मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की कन्फिगुरेशन भी कहते हैं। सो अगर आप देखें तो मैंने इस 1 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई मीन दिस इज़ अ जनरल थिंग, यू डोंट रियली नीड टू रिमेंबर इट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये जस्ट इन 2 पॉइंट्स की इम्प्लीकेशंस है, जिनको आप उर्दू में मुज़मरात कहते हैं। तो ये इम्प्लीकेशंस है इन 2 पॉइंट्स की। तो आई मीन यू शुड नो दीज थिंग्स, इट्स नॉट दैट कि मैं आपको बता रहा हूँ और अब आपको याद रखना पड़ेगा। जस्ट थिंक अबाउट दीज थिंग्स एंड दे बिकम पार्ट ऑफ योर मेमोरी, दे बिकम पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर्स की हमें मालूम है। हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अब देखना चाहते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो पहला सवाल जो हम उठाते हैं वो ये है कि अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है,
तो क्या पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा? पहला सवाल तो ये है। ओके, और फिर अगर पोटेंशियल ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो पोटेंशियल कंडक्टर की सरफेस के ऊपर क्या होगा जहाँ पे चार्ज पड़ा होता है, सरफेस के बाहर क्या होगा। तीन ही हमारे पास रीजन होते हैं ना, कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना चाहते हैं किसी कंडक्टर की वजह से, तो आप तीन ही रीजन ले सकते हैं, कंडक्टर के बाहर, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर और कंडक्टर के अंदर। तो मैं इन्हीं तीन रीजन्स को लेके अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि पोटेंशियल बिहेव्स लिटिल बिट डिफरेंटली दैन इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये प्रूव किया हुआ है पहले ही लास्ट चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर में ज़ीरो होता है। मैम दिस फर्स्ट पॉइंट, ओके, ये चीज़ हम प्रूव करके आए हैं पहले। लेकिन अब यहाँ पे मैं प्रूव करूँगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर के इंटीरियर में ज़ीरो नहीं होता। यानी आल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है कंडक्टर के इंटीरियर में, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो नहीं होता। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट में चलें आपको पहले ही बता देता हूँ, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो कांस्टेंट होता है कंडक्टर के इंटीरियर में। तो आप किसी भी शेप का कंडक्टर ले लें, तो I'm gonna टेक अ सफेरिकल कंडक्टर, सो लेट्स मेक अ सफ़ेयर हेयर। पहले हम डायग्राम बना लें। तो ये हमारे पास एक सफ़ेयर है। ओके, दिस इज़ अ वेरी बैड सफ़ेयर, आई नीड अ सफ़ेयर। गुड, दिस इज़ गुड सफ़ेयर, लेट मी गिव इट सम कलर। ओके, ये हमारे पास एक सफ़ेयर है, और इस सफ़ेयर का यहाँ पे हमारे पास सेंटर है, ये रहा इसका सेंटर। और मैं अब इंटीरियर रीजन में ना, इस सारे के सारे इंटीरियर रीजन में मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, अभी मैं आपको ऑफ कोर्स प्रूफ भी देने वाला हूँ, पोटेंशियल सेम रहता है। इट डजंट रियली मैटर कि आप किस पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मेरे पास तीन पॉइंट्स हैं इस रीजन में। मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, इसको कहता हूँ P1, मैं इसके ऊपर पोटेंशियल देखना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ सरफेस के ऊपर, इसको कहते हैं P2, मैं इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल देखना चाहता हूँ। और तीसरा पॉइंट ऑफ कोर्स आप सरफेस के बाहर कहीं भी ले सकते हैं, और इसको कहते हैं P3, मैं इसके ऊपर भी पोटेंशियल देखना चाहता हूँ। ओके, तो ये तीन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं पोटेंशियल देखना चाहता हूँ, और ये तीन ही रीजन हमारे पास बनते हैं। ये मैंने सफेरिकल कंडक्टर आपको दिखाया है। आप किसी भी शेप का कंडक्टर ले सकते हैं। और अगेन आपको पता है कि हमारा यहाँ पे जो टूल है ना, जो औज़ार हम यूज़ करने वाले हैं कि हम इन तीन पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें, ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड से है। और रीज़न ऑब्वियस है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, और चूँकि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना वैसे भी आसान है, गाउसेस लॉ से, ऑफ कोर्स एक स्टेप में। ओके, तो पोटेंशियल का फार्मूला जो होता है मैं अब वो यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो किसी भी पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल का फार्मूला है वो K, और फिर होता है हमारे पास इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में K नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होता है इंटीग्रल विद माइनस साइन इन्फिनिटी टू सम पॉइंट, लेट्स कॉल दैट दिस पॉइंट इज़ एट अ डिस्टेंस r। और फिर हमारे पास होता है E डॉट dl या dr, ये dl या dr जो है ये वो रास्ता है, वो पाथ है जिसके ऊपर आप पॉइंट चार्ज को मूव करवा के लाते हैं। तो लेट मी क्विकली अगेन रिवाइज द आइडिया कि इस डेफिनेशन के पीछे हमारा कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू देखना चाहते हैं तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। हमने वो रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे डिफाइन किया था, और हमने ये कहा था कि फ़र्ज़ करो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, और इस चार्ज के सराउंडिंग रीजन में किसी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। तो आप इसको वर्क की फॉर्म में यूँ देख सकते हैं कि पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो आप इसको वर्क की फॉर्म में यूँ देख सकते हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल क्या होती है, चार्ज पर यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो आप इस इन्फिनिट पॉइंट के ऊपर किसी चार्ज को मूव करवाना स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं, इस इन्फिनिट पॉइंट के ऊपर आप पोटेंशियल को ज़ीरो डिफाइन करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर आप पोटेंशियल को Vp डिफाइन करते हैं, और यूँ आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। दिस वाज द रफ आइडिया। और अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क, ये तीनों रिलेटेड क्वांटिटीज़ हैं। ओके, और आप जब बिल्कुल स्टार्ट से इनको डिराइव करना चाहते हैं तो आप वर्क और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में डिराइव करते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट था। तो हम ये फार्मूला अब इन तीन पॉइंट्स के लिए सेपरेट अप्लाई करेंगे, और ये देखेंगे कि तीन पॉइंट्स के लिए हमारे पास क्या बनता है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करवा के Vp3 के ऊपर ले आऊँ जो आउटसाइड है इस सफ़ेयर के, तो अब मैं इसको सिर्फ लिखूँगा V आउट।
ओके, तो मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा वी आउट पोटेंशियल आउटसाइड द कंडक्टर इक्वल्स नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी से आप चले हैं और फ़र्ज़ करो कि ये पॉइंट जो है ये आर फासले के ऊपर है। क्योंकि अब मैंने आउट लिख दिया है तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो आर है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेंट्रल चार्ज क्यू से, इस सेंट्रल चार्ज क्यू से इस P3 का फासला। ओके, तो ये वो फासला है। तो मैं इसको इसके ऊपर अब करना चाहता हूँ इंटीग्रेट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है कंडक्टर के बाहर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास बन जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और डी आर। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा जो इंटीग्रैंड है वो और जो इंटीग्रल है वो दोनों डिफरेंट सिंबल्स हों। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इंटीग्रैंड है ना इसका जो आर है ना उसको मैं आर प्राइम कर देता हूँ। ओके, तो मेरा जवाब आर की फॉर्म में आ जाएगा। इट डजेंट रियली मैटर कि आप किसको नया नाम देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस के क्यू, और अब इंटीग्रल जो है वो इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक डी आर बाई आर स्क्वायर। और डी आर बाई आर स्क्वायर जो है ये आपको पता है क्या होता है, -1/r। और तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा के क्यू, और फिर हमारे पास ये बन जाएगा 1/r। और लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, सॉरी ये आर प्राइम है, अपर लिमिट जो है वो आर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की वो v इक्वल्स के क्यू बाई आर। तो जो v आउटसाइड है ना वो हमारे पास आ गया है के क्यू बाई आर। सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला जो आप पहले भी देख के आए हैं। तो आप कोई भी पॉइंट आउटसाइड लें उसके ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना पोटेंशियल की वो के क्यू बाई आर होगी। अब हम चेक करते हैं पोटेंशियल की सरफेस के ऊपर, यानी अब हम देखना चाहते हैं कि सफ़ेयर की सरफेस के ऊपर। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट P2 है ना इसके ऊपर क्या होगी पोटेंशियल की वैल्यू। तो मैंने इस वाले पॉइंट को कहा था कि ये पॉइंट आर फासले के ऊपर है, आर के ऊपर आर प्राइम मैंने इसको नाम दिया था। चलो अच्छा है कि इसको आर प्राइम नाम दिया। ये जो दूसरा पॉइंट है ना P2 जो सरफेस के ऊपर है, चूँकि सरफेस के ऊपर है तो हमारे लिए आसान है, हम इस पॉइंट को कैपिटल आर का नाम दे देते हैं। तो अब आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है और अब आप देखेंगे कि आप पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करवा के इस पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं जो सरफेस के ऊपर है। तो अब हमारी सिर्फ इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज होंगी, लोअर लिमिट तो इन्फिनिटी रहेगी, अपर लिमिट आर हो जाएगी। ओके, तो मैं इसी फार्मूला को दोबारा अप्लाई करता हूँ और ये अब बन जाएगा दूसरा केस है, ये दूसरा केस है और ये है हमारे पास वी सरफेस। सो वी एस इक्वल्स माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी अप टू कैपिटल आर जो अब सरफेस के ऊपर पॉइंट है, और अंदर हमारे पास वही रहेगा ई डी आर। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी कैपिटल आर के क्यू डिवाइड बाई आर प्राइम स्क्वायर। ओके, अब मुझे आर प्राइम की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसको आर ही ले लेता हूँ क्योंकि मेरी लिमिट अब कैपिटल आर है, और डी आर। और इसको आप एक और स्टेप में लिख सकते हैं, अगर मैं कोई स्टेप मिस ना करूं तो ये बन जाएगा के क्यू इंटीग्रल इन्फिनिटी अप टू कैपिटल आर, और अब ये बन जाएगा डी आर बाई आर स्क्वायर। अगेन इंटीग्रल जो है वो -1/r आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बनेगा के क्यू 1/r। और अब मेरी इंटीग्रेशन की लिमिट है माइनस इन्फिनिटी और अपर लिमिट है कैपिटल आर। और अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास वैल्यू आती है के क्यू बाई आर, बिल्कुल उसी जैसा है। तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ये है मेरे पास वी सरफेस। ये फार्मूला बिल्कुल उसी जैसा है जैसा मैंने ऊपर ड्राइव किया है, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क है। अब चूँकि जो पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट है, ये जो P2 है, लेट मी ओके हियर, ये जो P2 है ना it's on the surface, okay, it's closer to this charge compared to this point P3। और इस वजह से आपका पोटेंशियल ऑफ कोर्स बेशक चार्ज सेम है, लेकिन फासला आपने अगर चेंज कर दिया तो पोटेंशियल की वैल्यू मुख्तलिफ आएगी। एंड सो इन दिस केस जो हमारे पास फार्मूला आया है वो के क्यू बाई कैपिटल आर है, और कैपिटल आर जो है उस स्फीयर का रेडियस है, विच करेक्टली डिस्क्राइब्स द पोटेंशियल एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ओके, जब आपने इनसाइड कैलकुलेट करना है ना तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट ट्रिकी। ओके,
और उसकी रीज़न ये है कि जब आप इनसाइड कैलकुलेट करते हैं ना इस पॉइंट के ऊपर, लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस आर डबल प्राइम, मैं ये आर डबल प्राइम या आर प्राइम आप लोगों की एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग के लिए करता हूँ, वरना मुझे तीनों को आर कहने में कोई प्रॉब्लम फील नहीं होता, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ओके, तो अभी मैं इनको एक्सप्लिसिट मुख्तलिफ नाम दे रहा हूँ बिकॉज शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, बट वंस यू गेट यूज टू इट आप भी देखेंगे यही करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पॉइंट पी है ना, ये आर डबल प्राइम फासले के ऊपर है, बट सिर्फ आर डबल प्राइम फासले के ऊपर नहीं है, ये सफ़ेयर के इनसाइड है। ओके, एंड दैट काजेज अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ये है कि जब अगेन हम सेम आर्ग्यूमेंट अप्लाई करते हैं कि मेरा इनिशियली चार्ज जो है लेट्स से वो इधर इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा हुआ है और मैं इसको मूव करवा के लेके आता हूँ, तो जब वो इस सफ़ेयर की सरफेस को क्रॉस करता है ना, तो वो रीजन चेंज कर रहा है, रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो रही है, क्योंकि जब वो इधर से मूव करके सरफेस तक आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k3/r² है, बाहर है पॉइंट। लेकिन जब वो सरफेस क्रॉस करता है तो अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है मेरा भी इंटीग्रल भी 1 की बजाय 2 में बन जाएगा। पहला इंटीग्रल जो इन्फिनिटी से सरफेस तक होगा और दूसरा इंटीग्रल जो सरफेस से इस पॉइंट पी तक होगा, जो आप इंटीरियर रीजन में कहीं भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसको करने लगा हूँ वी इनसाइड। आई होप कि आपको मेरे आर्ग्यूमेंट की समझ आ गई है। तो अब वी इनसाइड जो है ना वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी, ओके लेट मी राइट दिस इन्फिनिटी इन अ बेटर वे, इन्फिनिटी अप टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और इधर आएगा EDR, फिर आएगा प्लस, अगेन प्लस, फिर इंटीग्रल के साथ माइनस साइन है तो ये माइनस बन जाएगा। और अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ सरफेस से किस पॉइंट तक, R तक, ये फासला। ओके, मैंने इसको R डबल प्राइम कहा है तो मैं इसको R डबल प्राइम तक इंटीग्रेट कर देता हूँ, ये वाला फासला है। ओके, ये वाला फासला। तो अब ये बन जाएगा सरफेस अप टू R डबल प्राइम, और फिर अंदर जो बनेगा वो EDR बनेगा, और ये है अब E इनसाइड और ये है E आउटसाइड। इस चीज़ के बारे में भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो जो E आउटसाइड है वो तो हमें पता है, ये है माइनस इन्फिनिटी अप टू सरफेस ऑफ द स्फीयर, और E आउटसाइड जो है वो है हमारे पास k3/r² dr, और E इनसाइड जो हमारे पास है ना, जो आता है हमारे पास सरफेस से इनसाइड पॉइंट जो R डबल प्राइम फासले के ऊपर है, E इनसाइड 0 है तो ये 0 टाइम्स dr बन जाएगा, और यूँ हमारे पास ये जो सेकंड टर्म है ना ये 0 हो जाती है, और सेकंड टर्म 0 हो जाती है। और अगर आप इस फर्स्ट टर्म को देखें तो इट्स जस्ट द इंटीग्रल दैट वी हैव सॉल्व्ड दिस वन, इट्स जस्ट दिस वन, इन्फिनिटी अप टू R, और इसका रिज़ल्ट तो ये होता है जो V सरफेस के ऊपर आया था। तो हमारे पास इसका मतलब है कि जो V इनसाइड है वो किसके इक्वल आया है, k3/r, और ये इक्वल है V सरफेस के। और दिस इज़ द मेन पॉइंट जो अभी मैं आपको कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होता है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड 0 नहीं होता, और उसकी वैल्यू एग्जैक्टली वही होती है जो पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस के ऊपर होती है। ओके, सो ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ 3 डिफरेंट वैल्यूज़ इन 3 डिफरेंट रीजन्स, इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट हैज़ सम वैल्यू आउटसाइड द स्फीयर, देन इट हैज़ सम वैल्यू ऑन द सरफेस, और फिर उस स्फीयर के अंदर, सरफेस का अंदर जितना भी इंटीरियर रीजन है, it has a constant value and that value is just equal to its value on the surface. Okay, so this is very interesting result कि although इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता, और ना सिर्फ ये 0 होता है, इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, और वो कांस्टेंट भी उस वैल्यू के बराबर होती है जो पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस के ऊपर होती है। एंड दिस रेजेस एन अगेन अनदर वेरी इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन, दिस गिव्स अस अनदर इम्प्लीकेशन, और वो इम्प्लीकेशन ये है कि आपके पास चूँकि अब पोटेंशियल इस रीजन में कांस्टेंट है, सो नाउ लेट मी राइट इट विद अ डिफरेंट कलर, सो E इक्वल्स, सो V इक्वल्स कांस्टेंट इन दिस रीजन, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि एक चार्ज इस पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है, फिर आप उसको मूव करवाते हैं इस स्फीयर के अंदर ही इस पॉइंट तक,
तो आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगेन सेम आर्ग्यूमेंट वाई, लेट मी एक्चुअली राइट इट। तो इस पाथ के लिए जो वर्क है वो 0 है, बिकॉज डेल्टा वी इज़ 0, क्योंकि जब तक आप इस स्फीयर के अंदर हैं पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो जो पोटेंशियल की वैल्यू एक पॉइंट के ऊपर है वही पोटेंशियल की वैल्यू दूसरे पॉइंट के ऊपर है। तो जब आप उसका डिफरेंस लेंगे तो वो 0 आएगा, और वर्क जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में डिफाइंड होता है। सो यू सी दीज आर दोज पॉइंट्स जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज, ये चीज़ें हम कैसे करेंगे। ये सारे सवाल मैं आपको हमेशा कहता हूँ, यू डोंट हैव टू मेमोराइज, यू डोंट हैव टू just pick an MCQs book and solve 1000 multiple choice question. I mean, they are good for practice to test your understanding, but if you just think कि आप उनको memorize कर लेंगे and you will excel in your exams, that's not gonna happen. That's how you infer knowledge out of equations या जो भी आप result निकालते हैं। सो ये वो स्टेप्स होते हैं, ये वो प्रोसेस होता है जिनके दौरान आप नॉलेज इन्फर करते हैं और फिर वो नॉलेज आप यूटिलाइज करते हैं एग्जाम्स में या जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। यू कैंट जस्ट क्रैम और मेमोराइज 1000 और 5000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड देन सिट एंड होप के जो आपके एग्जाम में सवाल आए वो उन्हीं में से आएगा। नो, देयर इज नो लिमिट टू मेकिंग क्वेश्चंस। हमें आप मुझे कहें तो मैं एक टॉपिक में से हर बार जो है वो नए सवाल बना के दे दूँ आपको। आई मीन just because not that कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, just because I understand the topic and so when you understand it you start making question at your own. Okay, so this is one implication कि इंटीरियर रीजन में मूव करने से ना सिर्फ इंटीरियर रीजन बल्कि हमने देखा कि सरफेस के ऊपर भी सेम है। तो इवन अगर कोई चार्ज इनिशियली सरफेस के ऊपर भी पड़ा हुआ है और आप उसको सरफेस से मूव करवा के किसी इंटीरियर रीजन में लेके आते हैं तो फिर भी वर्क डन 0 होगा। आसान भाषा में, दूसरे अल्फाज में, स्फीयर के अंदर इंक्लूडिंग सरफेस आप चार्ज को कहीं भी मूव करवाते जाएं वर्क डन 0 होगा, बिकॉज पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, विच दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट बाय द वे। ओके, सो हमने ये भी प्रूव कर लिया। सो देयर इज वन इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज, हमने ये देख लिया कि पोटेंशियल सेम होता है कंडक्टर की सरफेस के ऊपर। व्हाट इफ वी हैव टू कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड they have the same charge and they are connected to each other, and this is the topic. Okay, sorry, before this let me quickly draw a diagram for you. तो हमने ये स्फीयर लिया, let me draw that sphere again. तो हमारे पास ये स्फीयर था। I mean you know I love to give these visuals आपको कि ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। आई होप कि ये मुनासिब स्फीयर बन गया है। let me give it a color. तो ये हमारे पास एक स्फीयर है, आई होप कि ये मुनासिब है। ओके, तो इस स्फीयर के अंदर हमने देखा है कि ई जो है ना वो 0 है और जो बाहर है वो ई वेरी करता है 1/r² के। पोटेंशियल जो है अंदर वो कांस्टेंट है, सम नॉन ज़ीरो वैल्यू है, और इसके बाहर जो पोटेंशियल वेरी करता है वो वेरी करता है 1/r के। तो आपने अगर ग्राफ ड्रा करना हो तो कैसे होगा? ओके, सो लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास इसका सेंटर है, तो ये सेंटर लाइन है। ओके, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस सेंटर लाइन के इर्द गिर्द लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो इसके इर्द गिर्द हमारा जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी करता है। ओके, तो अगर मैं पोटेंशियल के लिए लाइन ड्रा करूँ तो पोटेंशियल क्या होगा, चूँकि इस इंटीरियर रीजन में पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो हमारे पास लेट्स से कांस्टेंट वैल्यू पोटेंशियल की जो है वो ये वाली है। तो पोटेंशियल के लिए हमारे पास इस इंटीरियर रीजन में ये वाली लाइन आएगी, ये हदूद है इस लाइन की जहाँ पे हमारे पास स्फीयर है। सो ये जो है ये कांस्टेंट है और इसके बाहर जो है वो पोटेंशियल इस तरह से वेरी करेगा। ओके, सो दिस शोज this is the general graph of 1/r, so potential is proportional to 1/r, and this value of potential, this is some constant value, कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप लाइन ड्रा करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में तो 0 है, इस रीजन में। ओके, तो इसका मतलब है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई लाइन नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप ग्राफ देखते हैं तो लेट मी यूज़ येलो फॉर दैट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो होगा वो इधर से स्टार्ट होगा और यूं जाएगा,
एक और चीज़ नोट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है ना, इट्स स्टीपर देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और रीज़न यही है कि इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ 1 डिवाइड बाई आर डिपेंडेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर. सो दिस इज़ E is proportional to 1 divided by r square. Same is the case on this side of the region. लेकिन इस इंटीरियर रीजन में ये देखिए ब्लू लाइन तो आपको बता रही है कि पोटेंशियल की कोई कांस्टेंट वाली वैल्यू है, लेकिन इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं. सो दिस इज़ लाइक representation ग्राफिकल. तो ग्राफिक्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई मीन अंडरस्टैंडिंग है. और अगर आप किसी एग्ज़ाम के तनाजुर में देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये भी क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चीज़ें जो हैं वो कैसे वेरी करती हैं. एंड नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड देन द आइडिया कनेक्टेड विद सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज. तो मैंने आपको बताया कि ऑल पोटेंशियल सेम होते हैं, बट लेट्स कंसिडर अ सिनेरियो. और वो सिनेरियो ये है कि अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ साइज़ के कंडक्टर्स हैं, और किसी भी शेप के हो सकते हैं, लेकिन हम आसानी की खातिर उनको स्फेरिकली ले लेते हैं, और वो किसी वायर के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो फिर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्जेस और पोटेंशियल्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के आपस में क्या रिलेशन बनते हैं. एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि बिल्कुल यही प्रॉब्लम मैं कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को भी करवा रहा था. टीए कर रहा हूँ, तो वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कोर्स है, तो वो बिल्कुल यही क्वेश्चन जो था वो था जो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था. तो वी हैव टू conductors of different size. So let's take this one in spherical form, and I need this in spherical form. So let's say this is one in spherical form. So this is one sphere. Let's make it like this, and then we can have another sphere at some distance from it. Okay. एक तो इस नए ब्लैक बोर्ड के ऊपर सफ़ेयर बनाना भी काफ़ी मुश्किल है. ओके, आई गॉट द सफ़ेयर. तो दूसरा ये है. ओके, और इसको भी हम कोई कलर देते हैं. लेट्स गिव दिस अ ब्लू कलर. ओके, तो ये हमारे पास दो सफ़ेयर हैं, और हम फर्दर ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये दरमियान में ना किसी वायर से अटैच हैं. ओके, तो अब ये अगर वायर से अटैच हैं, तो आप किसी एक के ऊपर कोई भी चार्ज दें, तो वही चार्ज जो है वो दूसरे के ऊपर भी जाएगा. तो हम इन जनरल अज्यूम कर लेते हैं कि इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, और चूँकि ये किसी वायर से कनेक्टेड हैं और ये मेटालिक कंडक्टर हैं, तो हर चीज़ जो है ना ये कंडक्टिंग है. तो ऐसे में पोटेंशियल जो है ना वो हर सरफेस के ऊपर सेम होगा, बिकॉज जितने भी कंडक्टर्स हैं ना वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाते हैं. जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि चार्ज जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर जाता है, और सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम होती है. सो इट मेक्स एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस. तो अगर हम इनके लिए पोटेंशियल की इक्वेशंस लिखें, तो जो ये लेफ़्ट वाला कंडक्टर है, इसके लिए जो पोटेंशियल की इक्वेशन बनेगी, लेट मी कॉल इट V1, ये बनेगी Q1 डिवाइडेड बाई, अगर इसका रेडियस जो है वो R1 है तो ये बनेगा R1. सिमिलरली जो दूसरे के लिए बनेगी वो बनेगी Q2 डिवाइड बाई R2. और मैंने अभी आपको आर्ग्यूमेंट दिया है कि ये सारे जो हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाते हैं, विच मीन्स कि V1 शुड बी इक्वल टू V2. और इधर से अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास इमीडिएटली जो रिज़ल्ट आता है वो आता है Q1 डिवाइडेड बाई Q2. दिस इज़ इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2. ओके, तो मैंने आपको बताया कि हम इंटरेस्टेड हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी में, और उसकी रीज़न ये है कि दोनों जो कंडक्टर्स हैं ना उनका साइज़ मुख्तलिफ है, तो उनका सरफेस एरिया मुख्तलिफ है, जिसका मतलब है कि चांसेस आर के उनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिफरेंट हो, क्योंकि एक चार्जेस दोनों के ऊपर सेम है. चार्ज तो इक्विलिब्रियम में अगर सिस्टम है तो चार्जेस तो सेम हो गए, Q1 Q2 के इक्वल है. तो पॉसिबिलिटी ये है कि लेट्स से कि हाँ पूरे सिस्टम में 200 चार्जेस हैं, तो हर सफ़ेयर के ऊपर 100 चार्ज होगा. तो अगर आप इस लेफ़्ट वाले सफ़ेयर में देखें, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अगेन. अगर आप इस लेफ़्ट वाले के ऊपर देखते हैं, थोड़ा सरफेस एरिया है और 100 चार्ज हैं. इस राइट वाले में ज़्यादा सरफेस एरिया है और 100 चार्ज हैं, तो चार्जेस एक दूसरे से दूर दूर होंगे. इसमें चार्जेस एक दूसरे के करीब करीब होंगे, तो लेफ़्ट वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू द सफ़ेयर ऑन द राइट. एंड दैट इज़ द होल इंट्यूटिव आइडिया. वी वांट अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप. ओके, so we found a relationship between charges. Now we can take the ratio of surface charge densities, जो हमें पता है चार्ज पर यूनिट
एरिया होता है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, जो बनेगा Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई, जो सफ़ेयर का एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2 डिवाइड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है Q1 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2 टाइम्स R1 स्क्वायर। और अब आप Q1 और Q2 की ये वाली वैल्यूज़ जो यहाँ पे हैं हमने निकाली हैं, ये Q1 बाई Q2, अगर आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमारा रिज़ल्ट जो है ये अब सिंपली रिड्यूस हो जाता है सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 इन टर्म्स ऑफ रेडियाई, तो ये बन जाता है R2 डिवाइड बाई R1। और अब आप क्लियरली देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दी है कि चूँकि सरफेस एरिया जो है वो लेफ़्ट वाले सफ़ेयर का कम है, छोटे सफ़ेयर का कम सरफेस एरिया है, तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। आई मीन आसान अल्फाज में देखना चाहते हैं तो इस सिग्मा 2 को इधर ले, ओके, नॉट लाइक दैट। सिग्मा 2 को आप इस सिग्मा 2 को ओके, आप इस सिग्मा 2 को राइट के ऊपर लेके जाएं तो R2 जो है वो ज़्यादा है R1 से, तो इनकी रेशियो 1 से ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब है कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 के मुकाबले में ज़्यादा है। सिग्मा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो सिग्मा 1 जो है वो ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स सिग्मा 1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इसकी एक इम्प्लीकेशन ये निकलती है, जो हमारा टॉपिक भी था कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। तो ये तो हमारे पास था कि हमने समझने की खातिर सफेरिकल कंडक्टर लिए थे, लेकिन मैंने कहा था कि ये वैलिड होता है किसी भी शेप के कंडक्टर के लिए। तो अगर हम किसी और शेप का कंडक्टर लेते हैं, लेट्स से कोई भी इर्रेगुलर शेप है, लेट मी क्विकली ट्राई एंड मेक अ डायग्राम। लेट्स से कि हम इस शेप का कंडक्टर ले लेते हैं, ओके। तो इसमें होता यूँ है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स जहाँ पे बहुत हमारे पास शार्प एजेस हैं, इनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, चूँकि एरिया कम है यहाँ पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, विच मीन्स कि इन पॉइंट के ऊपर जो चार्जेस हैं ना, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है इन पॉइंट्स के ऊपर। एरिया कम है लोकली, मैंने कहा है एरिया कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो उस ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू से इन पॉइंट के ऊपर ना जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एयर को आयोनाइज कर देती है, और यूँ हमारे पास एक पाथ सा बन जाता है एयर के अंदर, जिसमें से यूँ लगता है कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं या करंट फ्लो हो रहे हैं, विच इज़ अगेन द डिस्चार्ज। अगर आपने कभी डिस्चार्ज देखा हो, कभी क्या, आप पाकिस्तानियों ने तो हमने लाजमी एक्सपीरियंस किया होगा, जब सॉकेट में तार लगाने लगते हैं तो वो जो डिस्चार्ज होता है, वैसे वो डिस्चार्ज एयर की आयोनाइजेशन की वजह से ही होता है। तो इस तरह के फिनामने जो हैं, ये सारा फिनामना जो है कोरोना डिस्चार्ज कहलाता है, जिसमें एयर जो है वो आयोनाइज होती है बिकॉज ऑफ द अकोमोलेशन ऑफ चार्जेस एट सम पॉइंट। तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एयर जो है वो आयोनाइज हो जाती है। देयर इज सम फिक्स वैल्यू, आई गेस इट्स 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ और 5 समथिंग वोल्ट पर मीटर, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट होते हैं। तो इतनी वैल्यू हो तो एयर जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। ओके, मैंने आपके लिए कंडक्टर्स का सिनेरियो कर दिया है कि पोटेंशियल जो है कंडक्टर के बाहर, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर और कंडक्टर के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ रह गई है, आप कहेंगे कि आप भी, मैं भी चालाकी करता हूँ, सिर्फ कंडक्टर करवा दिया, व्हाट अबाउट इंसुलेटर्स। हम पीछे दो तरह के सिनेरियो करते आए हैं ना, जब भी फोर्सेस, फील्ड्स या जो भी चीज़ कैलकुलेट की है, कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर। कंडक्टर्स में क्विकली फ़र्क बता दूँ, क्या होता है कि आप फर्ज करो आपके पास एक सफ़ेयर है, आप उसके ऊपर कुछ एक्सेस चार्ज देते हैं तो वो चार्ज इमीडिएटली उसकी सरफेस के ऊपर चला जाएगा। इंसुलेटर्स में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर्स में आप चार्ज जिस पॉइंट के ऊपर रखते हैं उसी पॉइंट के ऊपर पड़ा रहता है, ओके। तो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जिनको आप डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर कहते हैं, और ये असल में आपकी बुक में प्रॉब्लम 4 है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू, बट बुक में प्रॉब्लम है, बट दिस इज़ अ जनरल टॉपिक एंड दिस इज़ जनरल वे और जनरल मेथड कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन वही है हमारे पास जो हम पहले भी यूज़ करते आए हैं,
So let me try and copy this problem. Here's a book. Probably I will edit it, but yeah, so let me copy this problem here. तो ये प्रॉब्लम है, मैंने इसको कॉपी कर लिया है। तो क्विकली आपको रिमाइंड करवा दूं कि जब हमने इंसुलेटर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था चैप्टर 26 में, तो इंसुलेटर के बाहर तो उसकी वैल्यू वही होती है जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, लेकिन जो इनसाइड होता है कंडक्ट, उस इंसुलेटर के इनसाइड वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी करती है विद द डिस्टेंस। और उसकी रीज़न ये थी कि जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर रीजन में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज आपकी वो गॉसियन सरफेस के अंदर आता जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह वेरी करता है। उन्होंने बुक के अंदर जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर मुकम्मल तौर पे दिया हुआ है। ओके, तो इंटीरियर रीजन में अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिपेंडेंस है ना, आर डिपेंडेंस, वो ये वाली है। आल्सो दिस प्रॉब्लम इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि ये प्रॉब्लम अगेन आपको कहता है कि आप इन्फिनिटी को रेफरेंस नहीं लेंगे बल्कि सफ़ेयर के सेंटर को रेफरेंस लें। ओके, और उसके लिहाज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें, तो अगेन इसके रिजल्ट जो है वो इंटरेस्टिंग आते हैं। बट लेट्स कैलकुलेट देम एंड सी एंड लेट मी क्विकली ट्राई टू अगेन मेक अ डायग्राम ऑफ अ सफ़ेयर। ओके, दिस इज़ रियली गुड सफ़ेयर, पहले ही अटैम्प्ट में बन गया। ओके, मैं ये नहीं चाहता, मैं फीलिंग नहीं चाहता, मुझे सिर्फ सफ़ेयर चाहिए। ओके, तो ये सफ़ेयर है। ओके, और मैं सबसे पहले लेट्स सी के पहले हम क्या फाइंड करना चाहते हैं। मैंने आपकी इसको जनरल स्टेटमेंट बता दी है आपको। फाइंड द पोटेंशियल V इनसाइड द सफ़ेयर टेकिंग V इक्वल 0 एट R इक्वल 0। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा सफ़ेयर का सेंटर है ना, वो कह रहा है कि आप इसको रेफरेंस पॉइंट लें और इस पॉइंट के ऊपर v इक्वल्स 0 लें। पहले हम पोटेंशियल को 0 इन्फिनिटी के ऊपर लेते थे, अब वो कह रहा है कि आप इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल को 0 लें और फिर कैलकुलेट करें। अब ये पॉइंट जो है किसी, अब हमने पोटेंशियल जो कैलकुलेट करना है ना, वो किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सी कि हम पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं इसको वी पी नहीं कहता, मैं इसको वी इन नहीं कहता हूँ बिकॉज दिस इज़ इनसाइड। तो वी इन के ऊपर मैं पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। और ये पॉइंट जो है ये कितने फासले के ऊपर है, ये आर फासले के ऊपर है सेंटर से। ओके, इस सेंटर से आर फासले के ऊपर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर उसकी ये वाली वैल्यू है। ओके, तो अब हम सिंपल वही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। बस जो मेन पॉइंट था वो ये था कि सेंटर को 0 पोटेंशियल लेना है, इन्फिनिटी को नहीं। तो पोटेंशियल एट V इनसाइड, अब मैं इसके लिए फार्मूला लिखने लगा हूँ। क्या होता है हमारे पास, इन माइनस इंटीग्रल, और अब हमारे पास जो रेफरेंस है 0 है, वो R इक्वल 0 है, इन्फिनिटी नहीं है। और जिस पॉइंट तक हम लेना चाहते हैं उसको मैंने R डिफाइन किया और अंदर हमारे पास होता है E टाइम्स dr। और E की वैल्यू देखें तो E की हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंसुलेटर। तो K क्यू R डिवाइड बाई R क्यूब, तो K स्मॉल q डिवाइड बाई R क्यूब, ये सारे कांस्टेंट हैं। और हमारे पास जो इंटीग्रल की डिपेंडेंस है वो है R dr। तो देखा सारी डिपेंडेंस बदल गई है। तो ये था हमारे पास 0 से R तक, 0 से R तक था, तो मैं अब जो इंटीग्रेंड है उसको R प्राइम कह लेता हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा K क्यू डिवाइड बाई कैपिटल R क्यूब, और साथ में हमारे पास बनेगा R प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं 0 से R तक। और यहाँ पे जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो V इनसाइड जो है आपके पास आएगा विद 0 ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सफ़ेयर। अगेन ये इंटरेस्टिंग है। तो ये बन जाएगा K, लेट मी राइट इट, K क्यू और डिवाइड बाई 2, और साथ में बन जाएगा स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल R क्यूब। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड दिस इंसुलेटिंग सफ़ेयर। जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम होता है कि इनसाइड क्या है, आउटसाइड क्या है, बिकॉज दीज आर द जनरल फार्मूलाज विच वी ड्राइव्ड इन चैप्टर 26। दीज आर द जनरल फार्मूलाज, दे आर एप्लीकेबल एनीवेयर इनसाइड अ स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, तो फिर उसके बाद आपने मेथड वही है कि आपने ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। इट डजंट रियली मैटर कि आप 0 ऑफ इन्फिनिटी कहाँ पे लेते हैं, जहाँ पे आपको कहा गया है आप वहीं पे ले ले, बाकी फार्मूला सेम रहता है। तो ये हमारे पास है V इनसाइड। दूसरे स्टेप में हमने कैलकुलेट करना है V सरफेस। तो सरफेस इस पॉइंट के ऊपर, लेट्स कॉल दिस V सरफेस,
और ओके लेट मी यूज़ अगेन वाइट कलर, लेट्स स्टे कंसिस्टेंट इन कलर्स। तो जो सरफेस तक का फासला है ना वो आर है, और अगेन कहा गया कि आप ज़ीरो जो है ना वो सेंटर को ही लें। तो हम ज़ीरो सेंटर को तो पहले इस वाले प्रॉब्लम में ले चुके हैं। ओके, तो सरफेस तक जाने में, इस पॉइंट से सरफेस तक जाने में सिर्फ हमारा ये जो आर है ना ये कैपिटल आर में तब्दील हो जाता है, जिसका मतलब है हम सिर्फ इस आर को कैपिटल आर में तब्दील कर दें तो हमारे पास पोटेंशियल एट द सरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वी सरफेस क्या आ जाएगा, के क्यू, और स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर बन जाए तो ये सिंपली रह जाएगा कि क्यू बाई टू आर। तो हमारे पास क्या आ गया है कि क्यू बाई टू आर। एक और मज़े की बात याद रखें कि जब हम इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ज़ीरो पोटेंशियल का, तो हमारे पास जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है वो के क्यू बाई आर आता है। इस केस में के क्यू बाई टू आर है। इस रीज़न को आप सोचें। हिंट ये है कि दिस इज़ नॉट अ कंडक्टर, ओके, दिस इज़ एन इंसुलेटर। पहला हिंट। हो सकता है ये आपके लिए यूज़फुल हो या ना हो, बट जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स गुड टू थिंक अबाउट इट कि क्या अगर हम सरफेस के ऊपर पोटेंशियल ले रहे हैं तो डज इट मेक एनी डिफरेंस कि हमारा जो कंडक्टर है, वो हमारा जो मटेरियल है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। डज इट मेक सेंस, इज इट इम्पोर्टेंट? जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड सेकेंडली थिंक अबाउट द रेफरेंस पॉइंट, ओके, एंड देन थिंक अबाउट द एक्चुअल क्वांटिटी कि हम ये जो कैलकुलेट किया है सरफेस, ये वैल्यू ऑफ सरफेस एट अ सिंगल पॉइंट, and maybe that's why it's different when we take the reference at infinity. उस केस में के क्यू बाई आर आता है। okay, think about these point and then ask yourself which is the actual quantity, is it this potential or is it potential difference, and you will see कि आपके पास जो जवाब है या insight है वो बहुत अच्छी आ जाएगी। now let's move to the third part which is important, और वो ये है कि शो दैट द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर वेयर आर इज लेस देन कैपिटल आर, अगेन पोटेंशियल इनसाइड है, is given by this expression but where the zero of potential is taken at infinity. तो we are going to calculate this same thing again, लेकिन अब हमने जो अपना इनिशियल पॉइंट है ना वो रीजन पे नहीं लेना बल्कि इन्फिनिटी के ऊपर लेना है। ओके, एंड दिस चेंजेस एवरीथिंग बिकॉज यू नो एक इंटीग्रल अब दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी से आप सरफेस तक आएंगे और फिर सरफेस के अंदर जाएंगे। ओके, तो दिस बिकम्स लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, बट लेट मी डू अ कंप्लीट कैलकुलेशंस फॉर दैट। सो नाउ तीसरे केस में जो v इनसाइड है वो हमारा इन्फिनिटी रेफरेंस पॉइंट है, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी से सरफेस तक, और ये इन्फिनिटी से सरफेस तक आने में अभी हम आउटसाइड रीजन में हैं, तो ई आउटसाइड टाइम्स डी आर माइनस अब सरफेस आर से इस पॉइंट आर तक जहाँ पे हम आना चाहते हैं जो इनसाइड है, और अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो होगा जो ई इनसाइड है टाइम्स डी आर। और अब ई इनसाइड इस केस में ज़ीरो नहीं होगा, इट्स नॉट अ कंडक्टर, बल्कि ई इनसाइड जो है वो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन से दिया जाता है। सो लेट्स कैलकुलेट इट। तो ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी अप टू पॉइंट आर, और इस केस में हमारे पास जो ई है वो है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर डी आर, और फिर दूसरे केस में हमारे पास है आर सरफेस से सम इंटीरियर पॉइंट आर तक, और इसमें हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू, अब मैं इसको आर प्राइम कह देता हूँ, डिवाइडेड बाई आर। लेट्स लुक एट द एक्सप्रेशन, इट्स आर क्यूब। ओके, सो दिस इज आर क्यूब और डी आर। अब इसमें जितनी भी कांस्टेंट चीज़ें हैं उनको इंटीग्रल के बाहर लेते हैं एक स्टेप में, और फिर इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो पहले इंटीग्रल में हमारे पास के और क्यू कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, और हमारा इंटीग्रल जो है वो इन्फिनिटी अप टू कैपिटल आर डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर ये बन जाता है। जो दूसरा है इसमें हमारे पास के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब कांस्टेंट आता है, ये बाहर आ जाएंगे, और ये अब स्टार्ट होता है सरफेस से और किसी अंदरूनी पॉइंट जो कि आर फासले के ऊपर है सेंटर से, वहाँ पे आता है। और इस केस में हमारा जो इंटीग्रल है वो बन जाता है आर स्क्वायर आर प्राइम स्क्वायर डी आर प्राइम। ओके, तो यहाँ भी डी आर प्राइम कर लेते हैं। दैट्स इट। नाउ इंटीग्रल सॉल्व करना आसान है। तो पहले का रिजल्ट हमें पता है, ये के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर आता है, ना के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं, के क्यू बाई आर आएगा, तो ये बनेगा के क्यू बाई आर, क्योंकि हम इसको पहले कई दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। जो दूसरा बनेगा ना वो बनेगा माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब, और अंदर हमारे पास अब रहेगा
ये सॉरी ये आर स्क्वायर नहीं है, ये आर है, तो आप बन जाएगा आर प्राइम स्क्वायर बाई 2, और इसकी जो लिमिट्स हैं ना वो कैपिटल आर लोअर लिमिट है और आर अपर लिमिट है। तो एक और स्टेप में इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास बनता है के क्यू बाई आर माइनस, अब ये बन जाएगा के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। मैं 2 को भी बाहर ले लेता हूँ और ये अंदर मेरे पास अब रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। दैट्स इट। इसके बाद अब सारी सिंप्लीफिकेशन है। आई वांट कि आप कर, चलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो जवाब आएगा ना हमारे पास, मैं आपके लिए जवाब लिख देता हूँ। ये जवाब एक्चुअली प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि हमने ये प्रूफ करना है, तो ये आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर क्यूब। तो ये हमारे पास जवाब आता है, और ये हमने प्रूफ करना था। जो मेन पॉइंट था ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो आपको ये बताना था कि आप कोई भी मटेरियल ले लें, जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लिया है, और जिस रीजन में आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है। बिकॉज आप जब पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, जो आपका रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करते हैं, और दूसरा जिस रीजन में पोटेंशियल ले रहे हैं उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसीडर। और बाकी बस यही आपके पास इंटीग्रल की इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट सर्टेन रीजन ऑन डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं अब इसको ख़त्म करता हूँ, हमारा चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। सो होपफुली विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर सून। लेकिन उससे पहले वो चीज़ जो मैं आपसे काफ़ी टाइम से प्रॉमिस कर रहा था, इन चारों चैप्टर को सम अप करना कि इस तक हमने क्या किया और आगे हम क्या करने जा रहे हैं, जस्ट टू पुट एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव, ताकि आपको पता चले कि अगर आपको लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है तो असल में हमने 4-5 चीज़ें ही पढ़ी हैं, और वो भी चीज़ें रिपीट होती रही हैं बार 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 बार। खैर, तो ये अब मैं होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा कि ये हमने क्या पढ़ा है, और उनको समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।